तो आज हम लोग कैलोरीमेट्रिक का अपना सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फर्स्ट पार्ट देखिए जिसमें हमने 11A एक्सरसाइज जो सेलिना पब्लिकेशन की बुक है वहाँ से डिस्कस किया है। उसका सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसका सेकेंड पोर्शन जो लेटेंट हीट और उसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्योरी से आपकी पूरी चैप्टर की जो थ्योरी है वो रिवाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल सेलिना बुक में दे रखे हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चेंज ऑफ फेज। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के चेंज ऑफ फेज से आप क्या समझते हैं? चेंज ऑफ फेज में क्या होता है? चेंज ऑफ फेज में हमें पता है कि हम हीट सब्सटेंस को दे रहे होते हैं, या सब्सटेंस हीट लिबरेट कर रहा होता है, वो थर्मोमीटर में रिकॉर्ड नहीं हो रही होती है, यानी हमें दिख नहीं रही है, इसीलिए हम उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। छुपी हुई हीट है, हिडन हीट है। तो वो हीट कहाँ जा रही होती है? वो हीट जा रही होती है, वो जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड को ओवरकम करने में यूज़ हो रही होती है। तो बॉन्ड को ओवरकम करने में यूज़ हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में अब चेंज हो रही है। तो पोजीशन जब चेंज हो रही है तो किस तरह की एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो रही होगी, या किस तरह की एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही होगी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो लेटेंट हीट जो है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या तो लिबरेट हो रही है, यानी एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं तो वो सब्सटेंस को मिल रही है, तो वो किस फॉर्म में मिल रही है? वो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो कोई भी सब्सटेंस का अगर फेज चेंज हो रहा है तो वहाँ पे जो फेज चेंज का सिंपल मतलब यही है कि बॉन्डिंग ओवरकम, मतलब जो बॉन्ड हैं उनको ओवरकम करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ओवरकम करने में जो हीट यूज़ हो रही है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, बाकी काइनेटिक एनर्जी जो दूसरा जो कहीं ना कहीं एनर्जी का जो पोर्शन होता है काइनेटिक एनर्जी वाला, वो अनडिस्टर्ब रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं टेम्परेचर में कोई चेंज आपको दिखता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज। नहीं, अभी हमने डिस्कस किया कोई चेंज ऑफ फेज के दौरान किसी भी तरह का कोई टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फिर पूछ रहा है, डज द सब्सटेंस अब्सॉर्ब और लिबरेट एनी हीट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो उसी को हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं। ठीक है, लेटेंट हीट वो अब्सॉर्ब करता है उसी फॉर्म में, अगर वो लिबरेट कर रहा है तो लिबरेट करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला आंसर क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हीट हिडन है और वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज नहीं हो रही है। दूसरा है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा बिल्कुल हमने बताया कि हाँ सब्सटेंस अब्सॉर्ब कर रहा है हीट को, और वही हीट कहीं ना कहीं लेटेंट हीट कहलाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या है? बहुत आसान है कि मेल्टिंग चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, जब आप हीट करते हैं किसी सॉलिड को, जब वो लिक्विड में चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पर आकर अब आपका थर्मोमीटर टेम्परेचर आगे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप लगातार हीट देते जा रहे हैं फिर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट उस सॉलिड को अब लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, यानी अब फेज का चेंज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब वो हीट जो बॉन्ड्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने में यूज हो रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कहीं ना कहीं मिल रही है सब्सटेंस को। तो ये कहलाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग ये फिनोमिना है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये इस फिनोमिना को हम मेल्टिंग बोलते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये फिनोमिना अकर होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग अंडरगोज अ राइज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, a change in its phase without change in its temperature. In each case state the change in energy of the molecule. बहुत आसान है, हम सब जानते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर राइज तभी करेगा जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, तो इसका मतलब है कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की चेंज हो रही है। दूसरा ये कि अगर सिर्फ फेज चेंज हो रहा है तो वहां पे सिर्फ क्या चेंज हो रही होगी? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, जो भी हम पीछे देख चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग इट्स चेंज इन फेज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन हीटिंग। आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। हाँ, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की चेंज होती है, हम जानते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। इसको भी हमने डिटेल में भी आपको पहले डिस्कस करके बताया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और वो यूज़ कहाँ होती है? ओवरकमिंग द अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है,
स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है? देखिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप सबने देखा होगा कि जो आइसक्रीम, जो लोग भी जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अब उस आइसक्रीम जहाँ पे भी रखी होती है उसमें साइड में जो स्पेस होता है वहाँ पे वो बर्फ लगाते हैं, ठीक है। और बर्फ को खाली बर्फ नहीं लगा होता है, उसमें नमक को मिला देते हैं। अच्छा, नमक मिलाने से क्या होगा? अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो सराउंडिंग की हीट है वो क्या होगी? एक्सचेंज होगा हीट का। तो आइस क्या करेगा? सराउंडिंग की हीट को अब्सॉर्ब करके वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप नहीं चाहते हैं कि इतनी जल्दी आइस मेल्ट हो जाए, वरना आइसक्रीम भी मेल्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि हम चाहेंगे कि वो 0 डिग्री जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाए, यानी जो सराउंडिंग की हीट है वो कम पड़ जाए उसको मेल्ट करने में, तभी आप बचा सकते हैं। यानी मेल्ट जो सराउंडिंग की हीट है अगर वो सफिशिएंट नहीं है आइस को मेल्ट करने में, तो सिर्फ उसी कंडीशन में आपका आइस कहीं ना कहीं मेल्ट होने से बच सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि आइस को ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट हो मेल्ट होने के लिए। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से और नीचे चला जाए, माइनस में चला जाए। तो माइनस में चला जाए इसका मतलब उसको और ज्यादा हीट चाहिए पहले के कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम उसके अंदर इंप्योरिटीज या सॉल्ट वगैरह मिला देते हैं ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और कम हो जाए, ठीक है, माइनस में चला जाए, ताकि उसको उतनी हीट सराउंडिंग से मिल ही ना पाए ताकि वो मेल्ट हो सके, ठीक है। और लंबे टाइम तक हम कहीं ना कहीं उस आइस को फ्रीजिंग फॉर्म में रख सकें, ठीक है, फ्रीज फॉर्म में रख सकें। तो इसलिए उसके अंदर इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? बहुत आसान है। प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना डिक्रीज करता है? ये 0.0072 डिग्री। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 यूनिट का बदलाव कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 से कम कर रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस में अगर आप ये मेजर करना चाहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कितना कम हो जाएगा, तो वो एवरी 1 एटमॉस्फेरिक राइज इन प्रेशर, अब जितना ज्यादा प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देंगे, 1 यूनिट से बढ़ा देंगे उसको, तो जो आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0.0072 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। तो इस रेट से वो प्रेशर बढ़ने से कम होता रहता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। डायग्राम क्या कह रहा है? ये डायग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट डू द पार्ट्स ए बी बी सी एंड सी डी एंड डी ई रिप्रेजेंट्स, ठीक है। देखिए पार्ट्स इसमें कुछ बने हुए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए बी पार्ट आपको क्या दिखा रहा है? ए बी पार्ट दिखा रहा है कि टेम्परेचर में राइज हो रहा है, ठीक है। ए बी पार्ट में आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी से डी में फिर टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसके बाद डी से ई में फिर वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है वो सब फेज चेंज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर देखें, जो T1 टेम्परेचर है, तो T1 में क्या हो रहा है? 0 से T1 तक इंक्रीज हो रहा है ए बी पार्ट में। ए बी पार्ट में टेम्परेचर 0 से T1 तक बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखिए बी सी पार्ट में T1 कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब फेज चेंज स्टार्ट हो गया वहां पे। उसके बाद फिर देखिए जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 सी डी पार्ट में इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 हो रहा है, यानी T2 माइनस T1 अगर हम निकालें तो ये टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। उसके बाद डीई पार्ट में वो कांस्टेंट टेम्परेचर T3 बना हुआ है, यानी फेज चेंज हो रहा होगा यहाँ पर भी। उसके बाद ईएफ पार्ट में भी देखिए टेम्परेचर में फिर अगेन चेंज आ रहा है। और कहाँ तक चेंज होके जा रहा है टेम्परेचर? तो T4 माइनस T3 से आप निकाल सकते हैं, T4 हो रहा है आखिर। तो अब आपसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, पीछे चलते हैं वापस। कह रहा है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? देखिए ध्यान से, मेल्ट कहां पे कर रहा है? T1 पे जाके सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है। 0 से T1 में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा था और T1 पे आके कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब T1 मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा, तो T1 हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बॉइलिंग कहां पे स्टार्ट हो रहा है? देखिए D के बाद D से E तक फिर कांस्टेंट हो रहा है दोबारा। तो D पे कौन सा टेम्परेचर दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए T3 है, तो T3 आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री, ठीक है। 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट एंड इट्स टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स,
स्टीम इज फॉर्म्ड, स्टीम है, स्टीम इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ फेज। बहुत आसान है, आपने पहले दिखाया कि क्या हो रहा था, 1 kg आइस था जो कि 0 डिग्री पे था, ठीक है, 0 डिग्री पे था, और उसके बाद वो क्या होने लगा, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है कांस्टेंट रेट के साथ में, और आफ्टर हर 30 सेकंड के बाद ये एनालाइज कर रहे हैं इसको, ये देखिए नीचे यहाँ पे जो टाइम गैप दे रखा है, हर 30 सेकंड के बाद इसको एनालाइज कर रहे थे, और कब तक एनालाइज किया इन्होंने, जब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम फॉर्म नहीं हो गया, ठीक है। तो उसी का आपको टेम्परेचर ग्राफ बनाना था, टेम्परेचर और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बहुत आसान था बनाना। आप सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, 0 से 100 तक देखिए लगातार चेंज आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, पहले 30 सेकंड में आपने ऑब्जर्व किया। उसके बाद क्या हो रहा है कि 100 पे बॉईल होता है, अब सबको पता है लिक्विड वाटर जो है वो 100 पे बॉईल होता है, तो वो बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है। बॉइलिंग के टाइम पे जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है जब तक पूरा वाटर बॉईल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 तक वो कांस्टेंट बना हुआ है। फिर CD ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ से वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान था, आप अगर इस पूरी कंडीशन को समझते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक फेस चेंज में बस ध्यान ये रखना है कि फेस चेंज में जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेनी है आपको, कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेस चेंज हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग उस फिनोमेना को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। जब वाटर को आप हीट कर रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं और वो लिक्विड से गैसियस फेज में, मतलब आप पूरा हीट करा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे पहुंच के जब वो आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो वो स्टेट चेंज हो रही है, तो लिक्विड से अब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा फिनोमेना जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर टेक प्लेस करता है, इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। अच्छा, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये फिनोमेना आकर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जैसे कि हमने मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग का डेफिनेशन देखा था पीछे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर अफेक्टेड व्हेन इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, उनके बीच की डिस्टेंसेस बढ़ेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। हाउ इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अफेक्टेड व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड टू इट। अच्छा, अगर आपने कोई सॉल्ट मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है सॉल्ट मिलाने से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप सॉल्ट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यानी आप मान लीजिए पहले वाटर 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा था, अब वाटर आपका 100 से ऊपर बॉइल होगा, ठीक है। 100 से ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपको अब हीट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको बॉइल कराने के लिए, ठीक है। What is the effect of increase in pressure on the boiling point of a liquid, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रेशर कुकर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग, जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर में आप खाना, ऐसी चीज़ें जो आसानी से मेल्ट नहीं होती हैं, ठीक है, उनको हम, या गलती नहीं है जैसे हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उनको गलाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, वो करता क्या है, प्रेशर बढ़ने से ऐसा क्या हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहले वाटर 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा था, 100 डिग्री तक जब आप 0 से 100 तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही वो 100 पर पहुंचेगा टेम्परेचर, तो यहां तक जब तक वो टेम्परेचर में राइज हो रहा था तब तक वो हीट आपके खाने को मिल रही थी, ठीक है, वो मेल्ट होने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही वो 100 पे पहुंचेगा, अब हीट आपके सब खाने को मिलना बंद हो जाएगी, वो अब जो स्टेट है उसको चेंज करने में यूज होने लगेगी। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से जो वाटर है वो 100 पे बॉईल नहीं होगा, अब वो मान लेते हैं 120 तक पहुंच गया, अब वो 120 पे बॉईल हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन है या कांस्टेंट टेम्परेचर वाला फेज है, ये जो फेज चेंज है वो अब 100 पे नहीं स्टार्ट होगा, अब वो 120 पे स्टार्ट होगा। तो ये देखिए, इस इतना एक्स्ट्रा हीट आपके खाने को मिलेगी, यानी पहले आपका खाना यहीं तक उसको हीट इतनी ही मिल रही थी, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है, क्योंकि जो फेज चेंज की जो प्रोसेस है वो लेट स्टार्ट हो रही है। तो जब तक फेज चेंज की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी तब तक वो सारी हीट आपके खाने को मिलेगी। तो प्रेशर बढ़ा देते हैं हम ताकि खाने को एक्स्ट्रा हीट मिल सके, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है। और यही काम जो हम एक इम्प्योरिटीज मिलाते हैं वाटर में, जैसे नमक मिलाया जा रहा है, नमक मिला के अगर आप कोई खाने को, कोई दाल को रख रहे हैं गलने के लिए तो वो जल्दी गल जाती है, रादर देन अगर आप प्लेन वाटर के साथ रख रहे हैं विदाउट सॉल्ट,
तो इसी उसका रीज़न यही है कि वो क्या कर रहा है, सॉल्ट क्या कर रहा है, वो भी बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, और फिर आपने उसको प्रेशर कुकर में रख दिया तो और वो भी वही सपोर्ट कर रहा है कि वो भी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आपके खाने को मिलती है, तो खाना अच्छा कुक हो जाता है। वाटर बॉइल्स एट 120 डिग्री इन अ प्रेशर कुकर, एक्सप्लेन द रीजन। अभी हमने आपको रीजन पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है राइट डाउन द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इन अ प्रेशर कुकर, ठीक है। प्रेशर कुकर में मतलब रेंज क्या होती है, तो रेंज बहुत आसान है, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा 120 से 125 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज रहती है जिसमें वाटर बॉइल्स होता है। आगे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, एक्सप्लेन द रीजन। वही रीजन है, माउंटेन पर जाएंगे आप तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ता है, तो और प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो वाटर जहां 100 पे हो रहा था नॉर्मल प्रेशर पे, तो अब प्रेशर कम करने से वो 80 पे हो रहा है, तो 80 पे हो रहा है तो 0 से 80 जाने में हीट और कम हो गई, ठीक है। अब तो 100 से भी कम हीट मिल रही है आपके खाने को, क्लियर है। तो क्योंकि फेज चेंज आपका 80 पे स्टार्ट हो गया जो नॉर्मली 100 पे स्टार्ट होता था, तो इस वजह से वहां पे कुकिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअली समझिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए क्या होगा, मतलब प्रेशर डिक्रीज करने से किसका मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा भी था और उसका रेट भी देखा था कि 1 डिग्री का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो उससे जो चेंज हो रहा था वो 0.0072 डिग्रीज का हो रहा था। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अभी हमने पीछे देखा था। नेक्स्ट, a pressure cooker is based upon the principle that boiling point of water increases with the pressure, ठीक है। प्रेशर कुकर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर वाटर स्टीम में यानी फेज चेंज स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है वाटर कैन बी मेड टू बॉइल एट 115 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटेंट हीट। लेटेंट हीट से आप क्या समझते हैं, लेटेंट हीट कब अराइज होती है, जब फेज चेंज होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आराम से लिख सकते हैं द हीट एनर्जी एक्सचेंज इन द चेंज ऑफ फेज इज नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। सिंपल है, टेम्परेचर में कोई राइज और फॉल नहीं दिखता है आपको, तो क्या कंसीडर किया जाता है, इट इज कंसीडर्ड टू बी हिडन इन दैट सब्सटेंस एंड इट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, ठीक है। डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस किसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी आपको हीट की क्वांटिटी चाहिए, किस लिए चाहिए, टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट 0, ठीक है। अब 0 डिग्री पे ही आइस है, उसको आपको फेज चेंज कराना है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट कराने में जो लेटेंट हीट आपको चाहिए वो कहलाती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका यूनिट याद रखिएगा, जूल पर केजी, ठीक है। कहाँ से आया जूल पर केजी, ये आएगा कितनी हीट चाहिए और कितना मास है, क्लियर है। तो हीट जूल में चाहिए, मास आपने केजी में लिया है, तो आपका जो यूनिट आ गया जूल पर केजी आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राइट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस की वैल्यू आप याद रखिएगा 336 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। बल्कि ये गलत लिखा हुआ है, 336 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। किलो जूल पर ग्राम होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। वैसे यहाँ पे इन्होंने किलो जूल की बात कर रहे हैं तो वो केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो सकता है इसीलिए लिखा हो यहाँ पे, लेकिन आप ये याद रखिएगा। और उसके लिए किलो जूल के लिए ये हो जाएगी आपकी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पर केजी, ठीक है। तो ये भी सही है, अगर आप इसको लिखते हैं 1 केजी के लिए अगर जूल में लिखेंगे तो हो जाएगा 336,000 पर केजी, और किलो जूल के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किलो जूल के लिए लिख रहे हैं अगर, नीचे भी केजी है तो किलो जूल में अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा 1000 से, तो वो सेम आंसर आ जाएगा। सही है, आगे चलते हैं। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। 336 जूल पर ग्राम होगी, और किलो जूल में अगर आपको बोलना है तो 336 किलो जूल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पूरे केजी के लिए देख रहे हैं जूल में तो हो जाएगा 336 × 10⁻³
जूल पर किलोग्राम। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट 336 जूल पर ग्राम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर बनाने के लिए, 1 ग्राम आइस को जो 0 डिग्री पे ही होना चाहिए, वो 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट की जरूरत होगी 336 जूल की। ठीक है, सिंपल है, इतनी हीट देनी पड़ेगी आपको। अगला है 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री मेल्ट्स टू फॉर्म 1 ग्राम वाटर, स्टेट वेदर द लेटेंट हीट इज अब्सॉर्ब और गिवन। ठीक है, लेटेंट हीट अब्सॉर्ब होगी क्योंकि मेल्टिंग हो रही है तो उसको हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा हीट होगी? तो ऑब्वियस है वाटर के पास होगी, क्योंकि आइस 0 डिग्री पे जो आइस के पास हीट है वो तो वाटर को मिल ही जाएगी। मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, वो तो वाटर के पास क्यू फॉर्म में चली गई, लेकिन प्लस आइस को और थोड़ा लेटेंट हीट भी चाहिए। ठीक है, अपने स्टेट को चेंज करने में। तो सपोज करिए वो लेटेंट हीट उसकी है 336 जूल पर ग्राम, तो इतनी एक्स्ट्रा हीट भी वाटर को मिलेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो हमेशा उसके पास ज्यादा हीट मिलेगी आपको इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री एट आइस। ठीक है, 0 डिग्री आइस की। विच हैज मोर हीट, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री। अभी हमने पीछे आपको बता दिया कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री विल बी हैविंग मोर हीट। ठीक है, आगे चलते हैं। रीजन भी बताया था हमने आपको पीछे। विच रिक्वायर्स मोर हीट, 1 ग्राम आइस और 1 ग्राम वाटर टू राइज इट्स टेम्परेचर टू 10 डिग्री। अच्छा, ज्यादा हीट किसको चाहिए होगी? आइस को चाहिए होगी, कि आइस को पहले अपना स्टेट चेंज करके वाटर में आना है और उसके बाद प्लस, यानी इनको ml अमाउंट की लेटेंट हीट भी चाहिए और प्लस फिर वहां तक 10 डिग्री तक जाने के लिए mc डेल्टा टी लगा के आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी इसको इतना हीट चाहिए आइस को, जबकि वाटर को सिर्फ mc डेल्टा टी ही चाहिए क्योंकि उसका फेज तो ऑलरेडी चेंज है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसक्रीम अपीयर्स कोल्डर। ठीक है, आइसक्रीम आपको ठंडी लगती है देन वाटर एट 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम अगर आप वाटर 0 डिग्री पे मुंह में रखेंगे और आइसक्रीम रखते हैं उतने ही टेम्परेचर पे, तो आइसक्रीम ठंडी क्यों लगती है? इसलिए लगती है क्योंकि आइसक्रीम अब जब मुंह में जाती है तो मेल्ट होती है, मेल्ट हो रही है, तो इसका मतलब फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज हो रहा है तो वो हर 1 ग्राम 336 जूल एंड जो हीट है वो आपके माउथ से ले रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। तो अगर माउथ से हीट अब्सॉर्ब होगी तो माउथ के अंदर कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, जबकि वाटर को जरूरत नहीं है फेज चेंज करने की, उसका तो फेज ऑलरेडी चेंज है। तो आइस जब अपना फेज चेंज कर रहा होता है, यानी मेल्ट हो रहा होता है, तो फिर वो आपके मुंह से हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हीट अब्सॉर्ब हो गई तो मुंह के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है, तो इसलिए वो ज्यादा ठंडी लगती है वाटर के कंपैरिजन में एट द सेम टेम्परेचर। आगे चलते हैं हम लोग। द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर कूल्ड बाई आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस्ड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विच विल कूल द ड्रिंक क्विकली। ऑब्वियस सी बात है, आइस क्यूब्स उसको जल्दी से कूल करेंगी और वो ज्यादा हीट सराउंडिंग से या उस मिक्सचर से अब्सॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि वहां पे फेज चेंज भी रिक्वायर्ड है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यही वजह है कि हम शरबत में बर्फ डालते हैं, ठीक है, ठंडा पानी नहीं डालते हैं। इट इज जनरली कोल्ड आफ्टर अ हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग एंड बिफोर द हेल स्टॉर्म। बिल्कुल वही रीजन है कि हेल स्टॉर्म जब होता है तो हेल स्टॉर्म के बाद में जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, बर्फ पिघल नहीं रही है अभी, तो उसके बाद जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तब वो सराउंडिंग की हीट को अब्सॉर्ब करती है अपना फेज चेंज करने में। तो सराउंडिंग से जब वो हीट लेना शुरू करेगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाएगा, तो आपको वहां पे ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, उस जब हेल स्टॉर्म हो रहा है उसके कंपेरिजन में जब वो बर्फ पिघलनी शुरू होगी एक्चुअल में, तब ज्यादा ठंड लगेगी। हेल स्टॉर्म होते टाइम उतनी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें दोनों को। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन आइस इन अ फ्रोजन लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग। भाई हमने बताया मेल्ट होने पर फेज चेंज हो रहा है, तो सराउंडिंग से वो हीट अब्सॉर्ब कर रही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज एट वंस इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है, रीजन क्या है? वहां पे रीजन एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है। ठीक है, और लगातार गिर रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ पे पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर मान लेते हैं 4 डिग्री हो गया, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया। अब 4 डिग्री के नीचे जब ऊपर का टेम्परेचर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आइस बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही 4 डिग्री के नीचे जाना शुरू करेगा तो यहाँ पे तो आइस बनना शुरू हो गई। अब जब आइस बन जाएगी यहाँ पे, तो इसके नीचे आइस जो है वो आइस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से वो अपने अंदर से हीट को पेनिट्रेट होने नहीं देगी, तो उसका यहाँ का टेम्परेचर तो गिर के 0 हो गया और यहाँ पे आइस फॉर्म हो गया, लेकिन उसके नीचे का टेम्परेचर अभी भी 4 डिग्री पे ही रहेगा। क्लियर है? तो उसका रीजन यही है आपका।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द सराउंडिंग बिकम्स प्लेजेंटली वार्म व्हेन वाटर इन लेक्स स्टार्ट फ्रीजिंग इन कोल्ड कंट्रीज। बिल्कुल वही है, जब फ्रीज होना स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वो फ्रीज होगा तो उल्टा फिनोमेना होगा। जैसे बर्फ पिघलती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन अगर पानी बर्फ बनना शुरू हो जाए, वही दिया हुआ है यहाँ पे, जो लेक्स हैं वो बर्फ में कन्वर्ट होंगी तो उनको हीट रिलीज करनी पड़ेगी। हीट रिलीज करेंगी तो सराउंडिंग में हीट का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो वो वार्म लगेगा, वार्म फील होगा आपको। हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट डज नॉट कॉज एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर। बहुत आसान है, वो हीट उस फेज को चेंज करने में जा रही है, बॉन्ड्स को ओवरकम करने में यूज हो रही है। ठीक है, हम देख चुके हैं, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और इसमें आपको 3 तरह के फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। और सबसे पहला आपको MC डेल्टा टी, जो अभी हम पीछे भी यूज़ कर रहे थे, यानी फर्स्ट पार्ट में भी, यहाँ पे भी आपका अब फेज चेंज के लिए भी यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि जो फेज चेंज का फॉर्मूला है, यानी मास इनटू लेटेंट हीट वाला Q = ml, वो भी यूज़ करना होगा। और एक तीसरा फॉर्मूला और है जो कि आपका पावर का है, जो आप हर जगह पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, कि P = W/T। जहाँ पे आपसे टाइम पूछ सकता है, वहाँ पे W की जगह आप क्या लेंगे, जहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ किया था, वहाँ पे हम हीट अब्जॉर्ब या हीट रिलीज Q ले लेते हैं वहाँ पे। तो इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे बनेगा, हो सकता है तीनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो जाएं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अप्रोच आपको सीखनी है कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक फिगर बनाते हुए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक अच्छे से स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हुए। ठीक है, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें, और फिर हम वहाँ पे जो जो फॉर्मूला जहाँ जहाँ भी लगना है उसको हम देखें, और फिर हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ऐसे हमें डायरेक्टली रटना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री अब्जॉर्ब 5460 जूल ऑफ हीट टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री। अब देखिए 10 ग्राम ऑफ आइस है। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, 10 ग्राम आइस है, और इसका टेम्परेचर, आइस का आप जनरली मान के चलिए 0 डिग्री ही हमें लेना है, और दे भी रखा है यहाँ पे। तो आइस 0 डिग्री से डायरेक्ट 50 डिग्री वाटर में नहीं जाएगा। आइस 0 डिग्री से आपका पहले किस में जा रहा है, पहले जाएगा 0 डिग्री वाटर पे। तो यहाँ पे वाटर पे जा रहा है 0 डिग्री, और ऐसा करने में कितना हीट वो ऑब्जॉर्ब करेगा, ऐसा करने में जो हीट ऑब्जॉर्ब करेगा उसको बोलते हैं हम M/L से लिखते हैं, यानी लेटेंट हीट। उसके बाद जो वाटर है आपका, उसके बाद वाटर फिर आगे वहाँ से 0 से 50 डिग्री तक कन्वर्ट होगा। तो 50 डिग्री वाटर तक जाने में वो जो वाटर को हीट चाहिए होगी वो होगी MC डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर में भी चेंज दिखेगा, इसलिए हम डेल्टा टी ले रहे हैं, जबकि फेस चेंज में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट आपको दे रखी है ML + MC डेल्टा टी। ठीक है, और ये कितनी है आपको दे रखी है 5460। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी L पूछ रहा है। अच्छा, M कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम है। अच्छा, 10 ग्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों जगह आपको M ही लेना है, तो 10 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 10 को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। अब L देखिए, L हमें निकालना है, तो L को एज इट इज़ रखते हैं। C हमें दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ दे रखी है वाटर की 4200। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1000 से। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो रहा है, तो डेल्टा टी 50 हो रहा है, तो 50 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5460। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपके पास कितना आ रहा है, हाँ ये 50, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा L + ये 5 2 = 10, 5 2 4 = 20, 21 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5460, और यहाँ से आपके पास 2 0 आ गए, तो यहाँ से माइनस कर लीजिए। अब आप, ये हो जाएगा 2140। तो अब जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, ये 3 और ये 3। देखिए, तो ये आ गया आपको 336, ये कितना होगा, जूल पर केजी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, केजी के लिए पूछ रहा था, इसलिए 336 × 10⁻³ होगा। और अगर आपका ये 1 ग्राम के पूछ रहा होता पर्टिकुलर, तो यही चीज़ 3 0 वहाँ से हट जाते और 336 हो जाता। बहुत फेमस आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जूल पर केजी में हमने निकाला है, और यहाँ पे जूल पर ग्राम में आंसर दे रखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से चेंज कर सकते हैं।
हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड when 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, वाटर क्या कर रहा है, आइस में चेंज हो रहा है। देखिए वाटर 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री का वाटर पहले किस में चेंज होगा, 0 डिग्री वाटर में, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री वाटर आपका चेंज होगा 0 डिग्री आइस में। अब क्या बोल रहा है आपसे कि कितना हीट रिलीज होगा, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक mc डेल्टा टी है, तो mc डेल्टा टी प्लस यहाँ तक जाने में ml हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो वैल्यू रख देते हैं, अब आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए। तो 5 इंटू सी आपको दे रखा है 4.2 और डेल्टा टी कितना हो रहा है, डेल्टा टी 20 से 0 यानी 20 हो गया, प्लस 5m, यहाँ पे m तो वही रहेगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है 336, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, 5 2 = 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 = 30 और 5 3 = 15 और 1 16, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0 10 21, ठीक है। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 2100 जूल आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मॉल्टेन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम इज केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री, ठीक है। व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर इट गिव्स आउट 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेटल, आपको पता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q = ml। हीट कितनी लिबरेट हुई है वो आपको दे रखी है जब उसको फ्रीज कर रहे हैं, 75,000 जूल। m 150 ग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे L आपको निकालना है, तो L आप निकाल लीजिए, तो 75 और ये हो जाएगा 150, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 500। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट कह रहा है इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज 200 जूल पर केजी पर केल्विन, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिवन आउट इन कूलिंग टू -50 डिग्री। बहुत आसान है, mc डेल्टा टी से निकाल लेते हैं, Q = mc डेल्टा टी। तो m कितना है, m है आपका 150, ठीक है, ऊपर दे ही रखा था 150, केजी में दे रखा है तो आप उसको केजी में चेंज करिए। आपको ये देखना होता है कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किस में दे रखी है। अगर वो केजी पर केल्विन मतलब जूल पर केजी पर केल्विन दे रखा है तो फिर आपको मास को केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, C दे रखी है आपको 200 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 800 से -50 हो रहा है, तो 800 माइनस, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस का 50, तो इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 15 2 = 30 और अंदर आप जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 850 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 = 15, 3 8 = 24 और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन था, बस अप्रोच सही देखनी है हमें कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट हमें वही अप्रोच लगानी है। A solid metal of mass 150 gram melts at its melting point of 800 डिग्री सेल्सियस by providing heat at the rate of 100 watt, ठीक है। एक सॉलिड है जिसका मास 150 ग्राम है जो कि मेल्ट हो रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है 100 वाट की रेट से। जो वाट यहाँ पे दे रखा है आपको, पावर क्या है, मतलब किस रेट से एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर इट टू कंप्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज 4 मिनट। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, ध्यान से समझिए। एक सॉलिड है जिसका मास आपको दे रखा है 150 ग्राम और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब मेल्ट हो रहा है, ठीक है, ये मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होते टाइम पे उसको टाइम लग रहा है 4 मिनट का। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है आपका P = W/T। सिंपल है, W की जगह हम क्या ले लेते हैं, Q/T ले लेते हैं, ठीक है। अब P दे रखा है आपको, T भी दे रखा है, तो Q = क्या हो जाएगा यहाँ से P × T। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछ रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा M × L, ठीक है, P × T। अब आपको L निकालना है यहाँ से, तो L हो जाएगा P × T/L M, सॉरी। तो ये P कितना है, 100 वाट है। टाइम कितना लग रहा है,
टाइम लग रहा है उसको 4 मिनट का, तो जिसको आप SI यूनिट में चेंज कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मास कितना है? मास है आपका 150 ग्राम, ठीक है। तो इसको kg में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपका ये तो 1000 होगा। 4 4 16, 16 इंटू 10⁻⁴ आ गया, जिसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं, जूल पर kg आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A refrigerator converts 100 ग्राम of water at 20 degree to ice at -10 डिग्री सेल्सियस in 73.5 मिनट, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर है जो 100 ग्राम ऑफ वाटर को, देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर है जिसको वो कन्वर्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक ला रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस से -10, ठीक है। तो 20 डिग्री से पहले लाएगा वो 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री से फिर ये कहाँ जाएगा? -10 तक जाएगा। ये पूरी प्रोसेस कितनी देर में हो रही है? देखिए इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक आने में 0 डिग्री लेकर आएगा वो, और 0 डिग्री से यहाँ तक फिर आपकी 0 डिग्री से भाई 100 से वो 20 से 0 तक आएगा, और उसके बाद 0 डिग्री से 0 डिग्री आइस में भी कन्वर्ट होगा, ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे लगेगा mc∆T, ठीक है। 100 से 0 तक आने में mc∆T, तो ये हो जाएगा 100 इंटू कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर में? 20 का चेंज है, और c कितना लेंगे हम? यहाँ पे आइस का लेना पड़ेगा हमको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी वाटर का लेंगे, तो ये हो जाएगा वाटर का 4.2। और किस में दे रखा है आपका? सब जूल पर ग्राम में दे रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए ये सेकंड पोर्शन में क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन में तो m इंटू एल लेंगे क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। तो m कितना है? हमें 100 ग्राम, और l आपको 336 दे रखा है प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ फिर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ फिर mc∆T हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना चेंज हो रहा है? 10 का चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे वाटर का हम लेंगे, ठीक है, सॉरी आइस का लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि है 2.1। ये तो टोटल हीट है, ठीक है। कितनी हीट हो गई इसको ऐड कर लीजिए आप। अच्छा ये हीट किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है, ये पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है? टाइम दिया हुआ है आपको 73.5। तो पावर हम निकाल सकते हैं, पावर कितना हो जाएगा? ये पूरी हीट को अगर आप ऐड कर देते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ये कितना आएगा 44.2 कितना हो जाएगा? 8.4 यानी 84, तो 8400 हो जाएगा ये, और यहाँ से आ जाएगा 33600, और ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा हमें? ये आ जाएगा 2100। तो इनको ऐड कर सकते हैं हम, 8400 प्लस 2100 प्लस ये आ जाएगा 33600 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 73.5, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गई पावर। अच्छा एक चीज़ बोल रहा है, एवरेज रेट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। तो एवरेज रेट यही है, पावर आपको निकालनी थी, तो पावर निकाल लीजिए आप। इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है 0, ठीक है, दोनों ही जगह 2 0 हो गए, 6 7 और 4 11, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना दे देगा आपको? ये दे देगा हमें इतना, ये 10 टाइम्स जा रहा है, तो पावर आ गई आपकी 10 वॉट, ठीक है। तो देखिए सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In an experiment, 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degree Celsius to its freezing temperature. The specific heat capacity of water 4.2। तो ये देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, 17 ग्राम ऑफ आइस थी, इसको आपने इसमें क्या मिलाया है? 40 ग्राम ऑफ वाटर मिलाया है। देखिए आइस 40 ग्राम ऑफ वाटर मिलाया जा रहा है। अब क्या होगा? 17 ग्राम ऑफ आइस, सबसे पहले जब वाटर मिक्स करेंगे आप, या वाटर में आइस मिक्स करेंगे, तो ये चेंज होके आएगा आपका 0 डिग्री वाटर पे, ठीक है। 0 डिग्री वाटर पे आएगा, और इसमें जो हीट मिलेगी वो होगी ml, यानी आपकी जो यहाँ पे लेटेंट हीट होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये वाटर यहाँ से, अब ये जो टेम्परेचर है उसका 34 डिग्री पे था, और वाटर का टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट में 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाया गया है।
ठीक है, यानी वाटर के टेम्परेचर को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाया जा रहा है। तो वाटर जब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे आएगा तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो दोनों को यानी फाइनल टेम्परेचर कहीं ना कहीं दोनों का ही 0 डिग्री है। तो हीट जितना वाटर हीट रिलीज करेगा वही सारी हीट आपका आइस अब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों की हीट को अगर हम बराबर कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों की हीट को हम बराबर कर देते हैं, जितनी हीट आइस अब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट कहीं ना कहीं वाटर ने रिलीज की होगी 0 तक पहुंचने में, और दोनों को 0 तक ही रहना है। तो आइस को 0 पे ही रहना है तो सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट होगी, ठीक है। आइस ने जो भी हीट अब्जॉर्ब की होगी वो लेटेंट हीट के बराबर है। तो लेटेंट हीट के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 17 तो आपका आइस का मास हो गया इंटू एल इज इक्वल टू, यही हीट वो वाली हीट है, ये किसके बराबर है, जो वाटर ने लिबरेट की है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू MC डेल्टा T लगाएंगे यहाँ पे हम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका C आपका दे रखा है 4.2, और डेल्टा T कितना हो रहा है, आप 34 से वाटर को 34 से 0 पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34, तो L यहाँ से निकाल लीजिए आप, आसान है, 17 2 34 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 40 इंटू 84, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3360, ठीक है। ये 0 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है एक, अच्छा 4.2 था यहाँ पे, ठीक है 4.2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3336 जूल पर ग्राम। हाँ, एजम्पशन मेड करना था। एजम्पशन हर जगह पिछले पार्ट में भी हमने आपको बताया था, एजम्पशन एक ही हमको मानना है कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है ये। द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 5 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड, कितना आइस ऐड करना पड़ा, और ये बोल रहे हैं क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे रखी है आपको। तो देखिए 170 ग्राम ऑफ वाटर था, तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा 170 ग्राम आपका। अच्छा, टेम्परेचर कितना दे रखा है वाटर का, 50 डिग्री था, ठीक है। अब देखिए अब उसमें हमने आइस ऐड किया, तो आइस जो ऐड हुआ होगा उसका मास हमें निकालना है, नहीं पता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहा होगा आइस का, सब जानते हैं 0 डिग्री रहा होगा। अब वाटर का टेम्परेचर गिर के कितना आ गया है, यहाँ से 5 तक आ गया है, ठीक है। अच्छा, आइस का टेम्परेचर क्या हुआ होगा, वाटर का टेम्परेचर, आइस तो सबसे पहले 0 डिग्री से कहाँ जाएगा, 0 डिग्री वाटर बनेगा भाई, ये तो पहले 0 डिग्री वाटर बनेगा, 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे ml जो हीट होगी वो अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये यहाँ से 0 डिग्री तक का सफ़र तय करेगा MC डेल्टा T से, बस यही चीज़ समझने वाली है इस क्वेश्चन में, MC डेल्टा T से, क्लियर है। तो ये इतनी हीट अब्जॉर्ब करेगा, और वो हीट रिलीज कौन करेगा, वो हीट वाटर रिलीज करेगा, और वाटर किस प्रोसेस में रिलीज करेगा, 50 से 5 तक आने में। तो MWC डेल्टा T, बस इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आसान है। तो MW यानी मास ऑफ वाटर, C डेल्टा T ये लिबरेटेड हीट है, और इसको अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, पहले तो 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, ml की फॉर्म में अब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद वो 0 डिग्री वाटर से 5 डिग्री तक अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ कर रहा है। तो ये आ जाएगा MC डेल्टा T, बस यहाँ पे आइस लेना है हमको, और यहाँ पे वाटर लेना है मास। तो 170 ग्राम इंटू C कितना है 4.2, और कितना है आपका 4.2 नहीं है, आपको दे रखा है 4200, ठीक है। तो अगर आप ग्राम में ही रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 4.2 ही ले लीजिए। डेल्टा T कितना हो रहा है, 45 का चेंज हो रहा है। अच्छा, इधर देखते हैं, मास ऑफ आइस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से वही निकालना है हमें। तो L कितना है, L है आपका, L को 336 ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको हम लोग ग्राम में ही लेकर चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक यहाँ पे क्या बचेगा, C दे रखा है क्या हमें आइस का, आइस का C नहीं दे रखा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का ही चाहिए होगा ना, कि 0 डिग्री पे वाटर बन गया आइस आके, और फिर वहाँ से वो 5 डिग्री तक वाटर का ही टेम्परेचर बढ़ाए, तो यहाँ पे हम 4.2 ही ले सकते हैं। डेल्टा T कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का ही राइज हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए ये इधर आ जाएगा आपका 17 इंटू 42 इंटू 45, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 336 प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ से 210 नहीं, कितना होगा 21, तो ये आपको दे देगा 7 to 5,
ठीक है 357। तो ये क्या किससे कट जाएगा आपका, 17 से कट जाएगा, 17 2 ज़ा 17 1 ज़ा ये 2, तो ये आ गया 90 आपका, ठीक है 90 ग्राम रहा होगा आइस का जो मास है, वो 90 ग्राम आइस चाहिए होगी आपको, ठीक है। अगर आप 170 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 50 से 5 तक लाना चाहते हैं तो आपको 90 ग्राम आइस चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है। देखिए फाइंड द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या होगा, देखिए रिजल्ट ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कितना आइस आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम आइस है और 10 ग्राम आइस को आपको कहाँ ले जाना है, 10 ग्राम आइस को आपको ले जाना है जो कि रखा हुआ है -10 डिग्री पे, ठीक है। उसको मिक्स किया जा रहा है 10 ग्राम वाटर के साथ, 10 ग्राम वाटर के साथ मिक्स किया जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और वाटर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो क्या होगा ये पूछ रहे हैं। अब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, ये फाइनल टेम्परेचर कितना अराइव होगा ये हमें नहीं पता है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी इसको समझते हैं। 10 ग्राम आइस सबसे पहले कन्वर्ट होगा 0 ग्राम आइस में। अच्छा, ये कौन से प्रोसेस से होगा, MC डेल्टा T की प्रोसेस से होगा। क्लियर है। अब 0 डिग्री आने के बाद कितना आइस आपका कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, कितना आइस आपका कन्वर्ट होगा फेज चेंज में, फेज चेंज में कितना आइस मेल्ट होगा एक्चुअली में, क्योंकि मेल्टिंग स्टार्ट होगी ना 0 डिग्री आइस की 0 डिग्री वाटर में। तो मेल्ट में हमको नहीं पता है कितना डिग्री आइस मेल्ट होने जा रहा है, तो ये हम यही m हमें निकालना होगा, यहाँ पे m × L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब मेल्टिंग हुई क्यों है, किसने हीट रिलीज की है, हीट रिलीज की है वाटर भाई साहब ने, ठीक है। कितनी हीट रिलीज की होगी इन्होंने, वही m वाटर C डेल्टा T के बराबर। तो यही दोनों को इक्वेट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए m सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा MC डेल्टा T से, तो मास यहाँ पे 10 ग्राम था, 10 ग्राम ही लेंगे, और C कितना ले लेंगे 2.1, और आपका ये दे रखा है आपको टेम्परेचर में चेंज 10 का आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 210 जूल, ठीक है। अब उसके बाद ml में हमें मास नहीं पता है लेकिन लेटेंट हीट पता है, तो ये कितना दे देगा आपको 336 m, ठीक है। ये हमें निकालना है कि कितना आइस एक्चुअल में मेल्ट हुआ, वो हमें नहीं पता है, तो कितने आइस को मेल्ट होने की ज़रूरत पड़ी, ये बोल सकते हैं इसको इस तरह से। अच्छा, ये निकाल लेते हैं वाटर ने कितनी हीट रिलीज़ की होगी, तो वाटर का जो 10 ग्राम था मास, और C आपकी वाटर की दे रखी है 4.2, और टेम्परेचर में चेंज 10 डिग्री से वाटर कहाँ जा रहा है, 0 तक जा रहा है, तो 10 से 0 में 10 का ही चेंज हो रहा है, तो ये आ रहा है 420 जूल। तो अब इक्वेट कर देते हैं दोनों को, 210 जूल प्लस 336 m मास ऑफ आइस जो भी मेल्ट हुआ है वो पता करना है हमें, और ये बराबर हो जाएगा 420 जूल के। तो ये आ जाएगा आपका 336 m मास ऑफ आइस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 210 जूल। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू मेल्ट 210/336। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 से कम ही आएगी वैल्यू, जहाँ तक हमें दिख रही है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 0.06 समथिंग आएगा आपका आंसर, ठीक है, 0.0625, ठीक है, 625 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 3 7 जा रहा था 21 तक, तो 7 तक तो नहीं जाएगा, इसका मतलब उससे 6 में ही हो जाएगा, 3 6 18 से, तो 0.6 समथिंग आंसर आ रहा है आपका। यानी इतना ग्राम ही आइस चाहिए होगा मेल्ट करने के लिए ताकि पूरा टेम्परेचर 0 डिग्री पे रहे, ठीक है। ओवरऑल जो फाइनल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री मेंटेन करने के लिए पूरे आइस को मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आइस तो आपके पास 10 ग्राम था, सिर्फ उसका कितना हिस्सा, 1 ग्राम से भी कम पार्ट उसका मेल्ट होगा, 0.625 ग्राम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना था, देखिए ध्यान से, 40 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है। आइस आपका कितना है, 40 ग्राम है, और टेम्परेचर कितना है आइस का, 0 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इधर कितना है, वाटर है आपका, वाटर का इनिशियली टेम्परेचर कितना है, वाटर का मास है 200 ग्राम और टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री। अच्छा, इन दोनों को मिक्स किया गया, जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर ही आपसे पूछ रहा है T, वो कितना हो जाएगा। तो बहुत आसान है, हीट दोनों साइड की, जितनी हीट वाटर लिबरेट करेगा
ठीक है, वो वही हीट mc डेल्टा टी जो वाटर लिबरेट करेगा, वही हीट जो होगी वो ये अपने फेस चेंज में यूज़ करेगा जो आइस है, ठीक है। तो आइस का फेस चेंज होगा तो वो ml से ही हो जाएगा, सिंपल है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपको दे भी रखी है तो इनको इक्वेट कर दीजिए दोनों को। लेकिन टेम्परेचर का चेंज ध्यान रखना है आपको, आइस में तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना है, वाटर में होगा। तो आइस में क्या हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ आइस, और आइस का कोई टेम्परेचर भी दे नहीं रखा आपको, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, हो सकता है कि फाइनल टेम्परेचर में आइस पहले 0 डिग्री आइस से हो सकता है फाइनल टेम्परेचर आपका 0 पे मेंटेन ना हो, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा है। तो हो सकता है आइस पहले 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो, जहाँ पे ml की ही ज़रूरत है, उसके बाद 0 डिग्री वाटर से फिर टेम्परेचर राइज करेगा, तो वहाँ पे फिर टेम्परेचर राइज भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ml प्लस यहाँ होगा mc डेल्टा टी, जब हम लिखेंगे तो वो टेम्परेचर कितना होगा, लेकिन अब यहाँ पे बता भी नहीं रहा है कितना टेम्परेचर चेंज होगा, तो हम उसको टी ही मान के चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा mc डेल्टा टी में टी लिख लेते हैं हम, t-0 करेंगे आप तो t आएगा। अच्छा, इधर चलते हैं, इधर कितना आएगा, मास ऑफ वाटर इंटू c इंटू यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस टी होगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना भी आए 50 से कम आएगा, तो आपको 50 से माइनस करना पड़ता है फाइनल टेम्परेचर में। तो यहाँ पे आप मास रख दीजिए, ये हो जाएगा 40 इंटू एल आपको दे रखी है 336 लेते हैं, तो ताकि हमें केजी में चेंज ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे मास कितना है, सेम है मास तो 40 इंटू, और सी यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, आपका ये वाटर का चाहिए होगा तो 4.2 ले लेते हैं इंटू टी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ वाटर है 200 और सी वाटर का हम 4.2 ही लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 माइनस टी। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं तक पहुंचना था, यहाँ तक आप पहुंच गए, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए। इसको और फर्दर इजी कर लीजिए, 40 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 336 प्लस ये हो जाएगा 4.2 टी, और यहाँ से हम क्या कॉमन, यहाँ तो आइए 200, तो 20 करके इंटू ये 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 माइनस टी, तो ये 20 से कैंसिल होके 2 बचेगा, यहाँ पे 2 से और कैंसिल करिए 21 बचेगा, ठीक है। तो इसको आगे लाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 336 4.2 टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 5 1 5 और 5 2 10 माइनस 21 टी, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25.2 टी, और इधर आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 0, ये कितना आएगा 4, और ये 1 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनल टेम्परेचर निकल के आ जाएगा 28.33, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन फिगर बना के हम बहुत आसानी से कर लेंगे। मास ऑफ आइस, कितना आपको आइस डालने की ज़रूरत है, यहाँ पे मान लेते हैं मास ऑफ आइस आपको नहीं पता है, ये हमें निकालना है कि हम आइस को डालें किसमें, एक कैलोरीमीटर है जिसके अंदर आपने 150 ग्राम ऑफ वाटर को भरा हुआ है, ठीक है। ये कैलोरीमीटर है, इसका मास है, वाटर का मास है यहाँ पे 150, ठीक है, मास ऑफ वाटर आपको दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, और इसका टेम्परेचर भी दे रखा है आपको 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री पे है। अब इसके अंदर आप आइस डालें तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 5 हो जाना चाहिए आफ्टर पोरिंग डाउन द आइस, ठीक है। अब कैलोरीमीटर के बारे में भी दे रखा है, क्या दे रखा है कैलोरीमीटर के बारे में, कैलोरीमीटर का मास दे रखा है आपको, ठीक है, मास ऑफ कैलोरीमीटर mc लिख लेते हैं, ये है 50 ग्राम, क्लियर है। अब देखिए, आप जब आइस को इसके अंदर डालेंगे तो आइस को डालेंगे तो प्रोसेस क्या क्या होने वाली है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर आपको कितना रखना है, फाइनल टेम्परेचर 5 रखना है। इसका मतलब आइस सबसे पहले क्या करेगा, देखिए प्रोसेस समझिए, आइस आपका 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री का आइस कन्वर्ट होके चेंज होके पहुंचेगा 0 डिग्री वाटर पे, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा और वो 5 डिग्री का वाटर बनेगा। तो यहाँ पे आपको ml की ज़रूरत होगी प्लस mc डेल्टा टी की ज़रूरत होगी, पहली बात तो ये है। अच्छा, ये हीट आप देगा कौन, आइस को हीट चाहिए ना आइस को, ये हीट कौन देगा, ये हीट आपको ये 2 लोग देंगे, कौन कौन, एक तो वाटर और साथ में आपका जो कैलोरीमीटर है वो भी देगा। तो इन दोनों को इन दोनों के बराबर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका नीचे से ml प्लस mc डेल्टा टी विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू c इंटू डेल्टा टी प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए
ये आ जाएगा आपका मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू सी, कैलोरीमीटर का आपको सी भी दे रखा है, इंटू डेल्टा टी, कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा टी दोनों का सेम ही लेंगे हम। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना है, ml कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ आइस दे रखा है, नहीं दे रखा है, यही निकालना है हमें, तो mi हम कॉमन ले लेते हैं। l कितना दे रखा है, 336 दे रखा है क्या, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 330 दे रखी, 330 ले लेते हैं, प्लस अच्छा यहाँ पे देखिए c इंटू डेल्टा टी, तो c यहाँ पे किसका लेना है आपको, वाटर का ही लेना है। वाटर का कितना दे रखा है 4.2, और कितना चेंज हुआ 0 से 5, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए मास ऑफ वाटर 150 इंटू सी है 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना हो रहा है 32 से 5 यानी 27 का चेंज हो गया आपका, प्लस अब देखिए यहाँ पे कैलोरीमीटर का मास है 50, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.4, ठीक है, कॉपर का रहा होगा, और इंटू कितना चेंज आएगा उसके अंदर भी, कैलोरीमीटर के अंदर भी चेंज हमेशा सेम रखना है आपको कि वो भी 5 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो 32 पे पूरा मेंटेन्ड है वाटर और एज वेल एज कैलोरीमीटर, तो यहाँ पे भी 27 ही लेंगे हम। ठीक है, आसान हो गया क्वेश्चन। अब खाली आप कॉमन ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है और यहीं तक इक्वेशन बनानी है आपको। इसके बाद सोल्यूशन बहुत आसान है, आप आराम से मास की वैल्यू निकाल लेंगे और जो कि 50 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 250 ग्राम of water at 30 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन्ड इन अ कॉपर वेसल ऑफ मास 50 ग्राम। ठीक है, कॉपर वेसल है जिसका मास 50 ग्राम है। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे किया। ये आपके होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिए। पिछले वाला क्वेश्चन आपने देख के किया है, इसको अगर आप कर ले रहे हैं इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपका रेडी है, तैयार है, और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है बोर्ड में। ठीक है, इससे रिलेटेड, तो अगर आप ये कर ले रहे हैं इसका मतलब आपने टफेस्ट क्वेश्चन को मास्टर कर लिया है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको खुद करिएगा। देखिए 2 kg ऑफ आइस मेल्ट्स व्हेन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इन अ होल ड्रिल्ड इन अ ब्लॉक ऑफ आइस। देखिए एक आइस है, ठीक है, ये ब्लॉक था आइस का, और इसमें एक होल किया गया इस तरह से, और इसके अंदर वाटर डाल दिया गया। ठीक है, अब वाटर डाल दिया गया है, 2 kg है आइस। ठीक है, आइस जो है वो 2 kg है जो कि मेल्ट होता है, जितना पार्ट मेल्ट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं ये। अच्छा, ये अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को आपने डाला था इसके अंदर। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं हमसे, कितना मास वाटर का यूज़ हुआ ऐसा करने में। अब वाटर का मास, वाटर 100 डिग्री पे वाटर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो जितनी हीट यहाँ से लिबरेट हुई होगी वो किस फॉर्म में होगी, mc डेल्टा टी फॉर्म में। वही हीट आइस ने एब्जॉर्ब की और मेल्ट हो गया। तो आइस ने वही हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हुआ है, तो देखिए इसके बराबर कर देते हैं। आइस ये हो जाएगा mc डेल्टा टी, और यही हीट आइस ने एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है, तो आइस तो 0 डिग्री पे था, तो उसका तो सिर्फ फेस चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री आइस जो था वो चेंज होके किस में बन गया, 0 डिग्री वाटर में चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो ये ml से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, ये वाटर कितना था, वाटर का मास हमें निकालना है, तो mw अननोन है। c आप 4200 यूज़ कर लीजिए। डेल्टा टी 100 से 0 हो रहा है तो 100 हो जाएगा, और m कितना है, 2 kg है। ठीक है, मास ऑफ आइस आपका 2 kg है, और लेटेंट हीट आपकी 336 इंटू 10⁻³ है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन अब आपका। अब ये आ जाएगा आपका मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू 336 टू 10⁻³ और ये आ जाएगा 42 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये 10 ये कैंसिल हो गया। ये आप करेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स कितने टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा, सॉरी 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8 टू 16 यानी 1.6 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री कंप्लीटली इनटू वाटर एट 100 डिग्री। देखिए आइस है 100 ग्राम, ठीक है, कितने पे है, -10 पे है। ये पहले पहुंचेगा 0 डिग्री आइस पे, ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री पहुंचेगा वाटर पे। ठीक है, वाटर एट 0 डिग्री, क्लियर है। अब -10 पे है कंप्लीटली इनटू वाटर एट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस, जो कि -10 पे है, जो कि 100 पे आपको पहुंचाना है, तो ये ऐसे ही जाएगा इसी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब सारे प्रोसेस में आप देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। यहाँ पे mc डेल्टा टी लगेगा, यहाँ पे ml लगेगा,
और यहाँ पे अगेन mc डेल्टा टी लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आइस का मास यूज़ करना है, यहाँ पे भी आइस का मास यूज़ करना है, यहाँ पे वाटर, सब कुछ सेम है, 100 है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। सबको ऐड कर दीजिए उठा के, तो ये हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई, अब C यहाँ पे हीट कैपेसिटी आपको आइस की लेनी होगी जब तक वो 0 डिग्री आइस तक नहीं पहुँच रहा है, और डेल्टा टी कितना हो रहा है, यहाँ से 10 का चेंज है, प्लस m इंटू एल में आपको 100 ग्राम लेना है, और L आपको दे रखा है 336, प्लस मास ऑफ वाटर 100 ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा 4.2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी कितना हो रहा है, 0 से 100 चेंज हो रहा है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7.77 इंटू 10⁴ जूल आना चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। असल प्रॉब्लम बस यहीं तक आती है जहाँ तक हमारी इक्वेशन सही हो जाए, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, फिजिक्स खत्म, मैथ्स स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस, ठीक है। देखिए फिर हम वही डायग्राम बना के कर रहे हैं हम, थोड़ा सा फ्लो चार्ट में, तो आसान हो जाती है ये चीज़ हमारे लिए। 1 kg आइस है जिसका टेम्परेचर -10 है, उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए वाटर में कन्वर्ट करना है, कहाँ तक ले जाना है, पहले ये किस में जाएगा, 0 में, सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे किया है हमने, 0 डिग्री आइस बनेगा ये, उसके बाद ये 0 डिग्री वाटर बनेगा, ठीक है, और उसके बाद ये क्या बनेगा आपका 100 डिग्री वाटर बनेगा। अब क्या बोल रहे हैं, वो पहले ही बोल दिया उन्होंने कि इतनी हीट लिबरेट होगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालनी है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस उतनी ही आएगी जितना पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, 336 जूल पर ग्राम। अगर जूल पर ग्राम में आंसर आना है तो 336 जूल पर ग्राम आएगी, और अगर केजी में आना है, जूल आपको अगर आंसर निकालना है जूल पर केजी, तो जूल पर केजी में 3 0 और ऐड हो जाएंगे, तो जूल पर केजी आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी आप, मतलब वैसे तो क्वेश्चन को करना है आपको, प्रॉपरली सॉल्व करना है, जैसे भी पीछे निकाला था वैसे ही करना है, बस वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हीट एनर्जी आपको पहले ही नोन है, आपको निकालनी क्या है, ये इस प्रोसेस में जो ml लगेगा यहाँ पे, ml में L आपको नहीं पता है, तो वो L अननोन है, वो निकल आएगा। पूरी इक्वेशन बनाते जाएंगे, आप इन सबको ऐड करिए, और ऐड करके इन सबको इक्वेट कर देना है आपको किसके बराबर, 77000 के, तो यहाँ से L निकल के आएगी जो कि इतनी ही होगी। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पूरा तरीका पता है, क्लियर है, तो आगे सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। देखिए 200 ग्राम आपको आइस दे रखी है जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है आपकी, और ये कन्वर्ट हो रही है 0 डिग्री वाटर में, ठीक है, यानी फेस चेंज हो रहा है, सिंपल है, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रही है। टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड लग रहा है, अच्छा 60 सेकेंड लग रहा है। अब ये बोल रहे हैं कांस्टेंट रेट से हो रहा है, यानी पावर दोनों में कांस्टेंट होगी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 0 डिग्री वाटर को 20 डिग्री वाटर पे ले जाएं, ठीक है, 0 डिग्री वाटर को 20 डिग्री वाटर पे ले जाएं, तो बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम पावर निकालें तो पावर दोनों जगह सेम है, तो पावर यहाँ से निकल के आएगी आपकी Q/T, ठीक है। तो Q क्या लेंगे यहाँ पे, ml लेंगे सिर्फ, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा ml/T, और यही इक्वल हो जाएगा आपको यहाँ पे जितना पावर होगा, पावर दोनों जगह सेम है क्योंकि कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो यहाँ का क्या पावर हो जाएगा, अब यहाँ ml नहीं लगेगा, mc डेल्टा टी लगेगा, बस Q की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, और T निकल के आ जाएगा आपका, ये T1 आपको दे रखा है ये वाला, तो ये यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T2 आपको निकालना है। तो देखिए m कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई L कितना है 336 डिवाइडेड बाई T है 60, T1 है 60, यहाँ पे m क्या होगा, m तो वही रहेगा 200, c आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे 4.2, और डेल्टा टी कितना हो रहा है, अब देखिए 0 से 20 हो रहा है, तो 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई T2 आपको निकालना है। तो देखिए 200 कैंसिल हो गया यहाँ से आपका, और ये देखिए ये 0 और पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 42 8 होता है ये, ठीक है, और यहाँ से आपका T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा 2 × 60/8, तो 2 4 8 और 4 15, तो ये आ जाएगा 15 सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये सारे क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल्स हमने जो देखे, उससे पहले थ्योरी क्वेश्चंस देखे, ठीक है। आप ये पार्ट 2 देख लीजिए, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, ठीक है। आपकी पूरी कैलोरीमेट्री
क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी इसमें ज़्यादा बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, हमने पूरी अप्रोच आपको सिखाई है। ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए, फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको बनाकर सॉल्व करिए। और ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो देख लिया उसके बाद एग्जाम में आप जाएंगे और उसको पूरा अप्लाई कर देंगे, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। एग्जाम में हम वही करते हैं जो हमारी हैबिट होती है, तो ये हैबिट, ये क्वेश्चन सारे आप फिर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें PYQs जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैलोरीमेट्री से अब तक पूछे गए हैं उन सब को हम लोग इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न पे हमने सेलिना के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए।